हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर असीम मुनीर यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनते ही जनरल मुनीर ने दिखाया रंग। एलओसी पर भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों क्या कहा असीम मुनीर ने, वो भी भारत के खिलाफ। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर खिलौने के बाद अब चीन से आने वाली किस चीज पर लगाम लगाएगा अपना भारत। सबसे पहले आज आपको अभी बताएंगे दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां व्लादिमीर पुतिन की हालत बिगड़ी, सीढ़ियों से नीचे गिरे, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अचानक रोने लगे ओवैसी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। साथ ही अगर आप भी पेटीएम फोन पे जैसे एप्लीकेशन का करते हैं पेमेंट करने के लिए उपयोग दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बड़ी और जरूरी खबर हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत लोकतंत्र के मामले में नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से नंबर 1 है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनते ही जनरल मुनीर ने दिखाया रंग। एलओसी पर भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पद संभालने के बाद पहली बार एलओसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की तैयारियों का जायजा लिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने एलओसी से सटे अग्रिम सीमा चौकियों का भी निरीक्षण किया। जनरल मुनीर के साथ पाकिस्तानी सेना के कई शीर्ष अधिकारियों ने क्षेत्रीय कमांडरों के साथ बैठकें भी की। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए पिछले पाकिस्तानी जनरलों की तरह असीम मुनीर ने भी भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि हाल में ही गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारतीय नेतृत्व का बयान गैर जिम्मेदाराना है। जनरल मुनीर से शेखी बखारते हुए कहा है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना न केवल हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा के लिए बल्कि दुश्मन को लड़ाई में हराने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने संबोधन के बाद सैनिकों से धार्मिक नारे भी लगवाए। उनके इस संबोधन का एक वीडियो भी जारी किया गया है दोस्तों। इनमें पाकिस्तानी बैकरों में लगे नक्शों को धुंधला करके दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असीम मुनीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्हीं के आईएसआई चीफ रहने के दौरान पुलवामा जैसा हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। वैसे में असीम मुनीर का पहली बार दोस्तों एलओसी की यात्रा करना और भारत के खिलाफ जहर उगलना कहीं ना कहीं जनरल मुनीर के लिए यह दर्शाता है दोस्तों कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काएंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं भारत के साथ झड़पें पाकिस्तान की लगती रहेंगी दोस्तों। ऐसा उनके इस बर्ताव से तो यही लग रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है दोस्तों, जनरल मुनीर को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि भारत हमेशा से सक्षम है हर किसी को जवाब देने के लिए दोस्तों, और पाकिस्तान को तो करारा जवाब देता ही अपना भारत। ऐसे में मुनीर जिस प्रकार से भारत को लेकर पाकिस्तान में जहर खोलता दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान कभी देश के तौर पर विकास के तौर पर आगे बढ़ पाएगा या फिर और गर्त में ही होता चला जाएगा? जी हाँ दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस पर राय। साथ ही भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलेगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इस खबर को देख करके कमेंट कर सके दोस्तों। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खिलौनों के बाद अब चीन से आने वाली किस चीज पर लगाम लगाएगा अपना भारत, बता दें। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करेगा, ताकि आयात होने वाले इलेक्ट्रिक पंखों और स्मार्ट मीटरों की जांच की जा सके। इसका खास मकसद चीन से आने वाले उत्पादों की जांच करना होगा। इससे पहले भारत ने कड़े क्वालिटी चेक नियमों के जरिए चीन से आयात किए जाने वाले खिलौनों पर लगाम लगाई थी। एक अधिकारी के हवाले से अखबार लिखता है कि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन वाली चीजों जैसे स्मार्ट मीटर और सीलिंग पंखों के लिए QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने पर विचार कर रहे हैं। इससे हमारे अपने उद्योग और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में सीलिंग पंखों का आयात 132% बढ़कर लगभग 62.2 लाख डॉलर का हो गया। इनमें से 59.9 लाख डॉलर कीमत के पंखे चीन से आयात किए गए थे। साल 2022 में इलेक्ट्रिक मीटर का आयात बढ़कर 31 लाख डॉलर हो गया, और इनमें से भी 13,20,000 डॉलर कीमत के इलेक्ट्रिक मीटर चीन से आयात किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 में भारत ने खिलौनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद खिलौनों का आयात बीते सालों में 70% गिर गया। जो आयात वित्तीय वर्ष 2019 में 37.1 करोड़ डॉलर था, वो साल 2020 में 11
करोड़ डॉलर हो गया। इसी अवधि में चीन से खिलौनों का आयात 80% घटकर 5.9 करोड़ डॉलर तक गिर गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के साथ हर तरीके से व्यापार कम होना चाहिए और भारत की जो नई पहल है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि अपना भारत आत्मनिर्भर भारत उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, तो अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। भारत और चाइना के इस आदान प्रदान को लेकर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर व्लादिमीर पुतिन की हालत बिगड़ी, सीढ़ियों से नीचे गिरे। जी हाँ, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डेली मेल ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से दावा किया है कि पुतिन अपने आधिकारिक आवास पर सीढ़ियों से गिर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीढ़ियों से गिरते वक्त उन्होंने अनैच्छिक शौच भी कर दिया। जनरल एसवीआर चैनल पहले दावा करता आ रहा है कि पुतिन कैंसर से जूझ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 70 वर्षीय रूसी नेता का स्वास्थ्य यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ही खराब होता जा रहा है। अब चैनल ने नया दावा किया है दोस्तों कि बुधवार यानी 30 नवंबर की शाम वे अपने आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे। उनके साथ ये घटना मास्को के आवास पर हुई। जनरल एसवीआर ने युद्ध की शुरुआत के बाद से ही पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट पोस्ट किए हैं। हालांकि इसने अपने दावों या सबूतों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। चैनल ने यह दावा पुतिन के गार्ड के साथ कनेक्शन का हवाला देते हुए किया है। जी हाँ दोस्तों, चैनल के अनुसार यह घटना राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के सामने हुई, जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पुतिन की सहायता के लिए दौड़ पड़े। 3 सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति को निकटतम सोफे तक ले जाने में मदद की और निवास पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को बुलाया गया। चैनल ने कहा है कि चिकित्सक कुछ ही मिनटों में पहुंच गए, लेकिन तुरंत राष्ट्रपति की जांच नहीं कर सके क्यों सीढ़ियों से गिरते वक्त पुतिन ने शौच कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जांच से पहले डॉक्टर राष्ट्रपति को बाथरूम तक ले गए और सफाई करने में मदद की, जिसके बाद दर्द निवारक दवाओं के साथ चोट का इलाज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों। जो खबर थी हमने आपको बता दिया और ये खबर डेली मेल ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो पुतिन को लेकर बताइएगा जरूर। बहरहाल उनको गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा। आप लोग बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जो बाइडेन ने दिया जंग खत्म करने का न्योता। रशिया ने कहा शर्त मंजूर नहीं, तैनात कर दिए बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रोका जाएगा। क्रेमलिन के इस बयान के बाद यूक्रेन और बेरेंक्स सागर में एक ऐसी हलचल देखी गई जिससे परमाणु हमले की आशंका गहरा गई है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक रशिया कभी भी ऐसा हमला कर सकता है जो आज तक नहीं किया गया है। रूस के Tu-95 बॉम्बर यूक्रेन में 3 जगह दिखाई दिए हैं। यूक्रेन में जारी जंग युद्ध में शांति की कोशिशें अब धरी रह जा सकती हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को डिगाना तय कर लिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध जितना पुतिन के लिए कोई बड़ी चीज ना थी, लेकिन इसको मुश्किल अमेरिका ने बनाया। व्हाइट हाउस में बैठे जो बाइडेन गेम ऑफ 3 गवर्नमेंट खेल रहे थे। एक तरफ उनकी अपनी सरकार, दूसरी तरफ पुतिन और बीच में जेलेंस्की। दरअसल जो बाइडेन ने कल यानी शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात के दौरान कहा कि वो पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जंग रोकने पर बात हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के डिप्टी चीफ ओलेक्सी रोमोव ने कहा है कि रशिया के बॉम्बर पहली बार यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुए हैं। यूक्रेन के 3 क्षेत्रों के ऊपर रशिया के Tu-95 बॉम्बर देखे गए हैं। सारातोव, समारा और ओरेनबर्ग क्षेत्र में रशिया के बॉम्बर देखे गए हैं। रोमोव ने कहा है कि बहुत जल्दी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशिया सबसे ज्यादा विनाशक हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर। शहबाज सरकार ने इमरान खान को समझौते के लिए बुलाया, कहा संवाद राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ सरकार ने शनिवार को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बिना शर्तों के समझौते के लिए बुलाया है। सरकार ने कहा है कि बातचीत राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनेंगे। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रेलवे मंत्री ख्वाजा साद रफीक के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि विपक्षी पार्टियां यानी पीटीआई पार्टी को बैठना चाहिए और आम चुनावों को लेकर सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि धमकी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को पीटीआई प्रमुख व पाकिस्तान के अवदस्त प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि अगर शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी और आम चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं करेगी तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की विधानसभा को भंग कर देंगे और इन दोनों प्रांतों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आम चुनाव कराने का विरोध कर रही है। मौजूदा नेशनल असेंबली का समय अगस्त 2023 में खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया चीन
चीन और पाकिस्तान धार्मिक आजादी के सबसे बड़े गुनहगार। यूएस ने जारी की 12 देशों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाले 12 देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बेहद गंभीर उल्लंघन करने वाले देशों में रशिया, पाकिस्तान, ईरान और चीन शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को चीन, ईरान और रशिया को गंभीर उल्लंघनों पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है। रशिया की खूंखार प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को भी प्रतिबंधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता वाले देशों में चीन, ईरान और रशिया के अलावा उत्तरी कोरिया और म्यांमार भी शामिल है, जबकि अल्जीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस और वियतनाम को निगरानी की सूची में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित अन्य देशों में क्यूबा, इरिट्रिया, निकारागुआ, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान और चाइना का भी नाम इन धार्मिक आजादी के सबसे बड़े गुनहगारों की लिस्ट में रखा गया है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि इनका नाम तो रखना बहुत महत्वपूर्ण ही था और सबसे जरूरी और पहले नंबर पर होना चाहिए था, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों और चाइना की बात करें तो उइगर मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय पर काफी ज्यादा प्रताड़ना की है दोस्तों, और उनको बहुत ज्यादा गंभीर प्रताड़नाएं दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो अमेरिका के इस लिस्ट में जारी किए गए नाम को लेकर बताइएगा जरूर। और किस देश को नहीं होना चाहिए था दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। रशिया को लेकर आपका क्या कहना है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां उत्तर कोरिया में सभी नागरिकों को नाम बदलने का दिया गया है आदेश। किम जोंग उनकी लेटेस्ट सनक। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर कोरिया के नागरिकों को हर दूसरे दिन अपने तानाशाह के किसी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज फरमान का सामना करना पड़ता है। और अब किम जोंग उन ने अपने नए आदेश में देश के लोगों को बम और बारूद पर नाम रखने का आदेश दिया है। किम जोंग उन ने देश के नागरिकों को आदेश दिया है कि वो अपने बच्चों का नाम ऐसा ना रखे जिससे उनके सुनने से ही कोमलता का एहसास हो, बल्कि उनके नाम ऐसे रखे जाएं जिससे सामने वाले में नाम सुनकर ही खौफ का माहौल बने। किम जोंग उन ने देश के नागरिकों को अपने बच्चों के नाम बम और बारूद पर रखने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको ये बहुत बड़ा मजाकिया वाला बयान नहीं लग रहा है दोस्तों? अगर आपकी भी हंसी छूटी है इस खबर को सुनकर कि किम जोंग उन ने देश के नागरिकों को अपने बच्चों के नाम बम और बारूद रखने के लिए कहा है, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, आखिर किम जोंग उन की ये कैसी सनक है। आप इस खबर को सुनकर ही समझ पा रहे होंगे। फिलहाल उत्तर कोरिया में पहले भी नाम को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं और पहले देशभक्ति का एहसास कराने वाले नाम रखे जाते थे। पहले उत्तर कोरिया में चुंग सिम यानी वफादारी, चोंग इल यानी बंदूक, पोक इल यानी बम या उई सोंग यानी कि उपग्रह जैसे कुछ वैचारिक या सैन्यवादी नाम रखे जाते थे, ताकि देशभक्ति के साथ ही साथ तानाशाह के परिवार के प्रति लोगों की आस्था प्रकट हो सके। लेकिन हाल में इस तरह का बयान देना वो भी किम जोंग उन की तरफ से दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर बम और बंदूक जैसे नाम रखने को लेकर। बढ़ते हैं और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर IMF ने की भारत की जमकर तारीफ और G20 एजेंडे का पूर्ण समर्थन का कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बता दें कि भारत ने बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। IMF के नीति समीक्षा विभाग के निदेशक सेला पजार बासी योगलू ने अगले सप्ताह होने वाली इस भारत और चीन की अपनी यात्रा से पहले संवाददाताओं से कहा है कि वे यानी भारत अधिक समृद्ध भविष्य के लिए एक सामूहिक एजेंडा एक साथ रख रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत जारी वैश्विक संकटों से संबंधित उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि भारत के G20 एजेंडे का IMF पूरी तरह से समर्थन करता है। G20 की भारत की अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है और IMF की अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत मतभेदों को दूर करने और स्थानीय स्तर, संघीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दे रहा है। हमारा पूरे तरीके से भारत का समर्थन और भारत के G20 का हम दिल से समर्थन करते हैं। सब दोस्तों, IMF के इस समीक्षा विभाग के निदेशक को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। और आप लोग G20 की अध्यक्षता को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिसको अब भारत होस्ट करने वाला है, तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन की कमाई घटाने की G7 की नई चाल, भारी कटौती के साथ रूसी तेल की कीमत की फिक्स। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय संघ रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तय करने पर अस्थायी रूप से सहमत हो गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों का उद्देश्य कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए वैश्विक तेल बाजार को फिर से व्यवस्थित करना और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निधि
से वंचित करना है ताकि वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध के लिए ना कर पाए। ऐसे में ईयू का ये कदम यानी यूरोपीय संघ का ये कदम काफी अहम है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि राजदूत अभी रशिया के समुद्री तेल के लिए कीमत तय करने को लेकर एक समझौते पर पहुंचे हैं। निर्णय को अभी एक लिखित प्रक्रिया के साथ आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी रुकावट की आशंका नहीं है। उन्हें रियायती मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां अमेरिका ने कैलिफोर्निया में किया B-21 बॉम्बर का खुलासा। दुनिया में कहीं भी मचा सकता है तबाही। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने B-21 रैडर स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है, जो दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान है। इसको लेकर जल्द ही अमेरिकी वायुसेना को दिया जाएगा। इस बॉम्बर को नॉर्थरोप ग्रमन ने विकसित किया है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैथी वार्डन का कहना है कि नॉर्थरोप ग्रमन की टीम भविष्य को देखते हुए विज्ञान को आगे बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी बनाती है। उनका कहना है कि B-21 रैडर टेक्नोलॉजी में एक नए युग को परिभाषित करता है। इसके साथ ही अमेरिका को भी मजबूत करने का काम करेगा। कैलिफोर्निया में हुए समारोह में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि B-21 दशकों तक चलने वाला एयरक्राफ्ट है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि B-21 बॉम्बर थिएटर बेस्ड नहीं होगा। किसी भी लक्ष्य को मारने के लिए इसे लॉजिस्टिक सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पता लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर भारत की तरह खुद को रशिया का सच्चा दोस्त मान रहा था पाकिस्तान, मांगा सस्ता तेल तो मिला ये करारा जवाब। बता दें, भारत की तरह कच्चे तेल में छूट की उम्मीद को लेकर रशिया गए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30% से लेकर 40% की छूट देने से इनकार कर दिया है। रशिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इतनी बड़ी छूट नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को खाली हाथ लौटना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 29 नवंबर को रशिया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर को रशिया के अधिकारियों के साथ बातचीत की और सस्ता तेल का अनुरोध किया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें भी भारत की तरह दाम में 30 से 40% की छूट के साथ तेल दिया जाना चाहिए। रूसी अधिकारियों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी आपको बता दें कि 13 नवंबर को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है और ऐसा जल्द ही संभव होगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। और ऐसे में दोस्तों, इस बार जब रूसी गए पाकिस्तान के यह प्रतिनिधिमंडल, इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया दोस्तों। यानी रशिया ने तगड़ी और बड़ी वाली बेइज्जती करके पाकिस्तान को भगाया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत की तरह ही रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा करके उससे सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद लेगा, लेकिन दोस्तों रशिया ठहरा हर तरीके से समृद्ध देश। उसने पाकिस्तान के इन चालों को पकड़ करके दोस्तों उसी के जाल में फंसा दिया। ऐसे में रशिया को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर कनाडा सरकार के फैसले से भारतीय कामगारों की बल्ले बल्ले वर्क परमिट को लेकर उठाया ये बड़ा कदम। बता दें, कनाडा की सरकार ने ओपन वर्क परमिट के नियम में बड़ा बदलाव किया है। कनाडा ने 2023 से ओपन वर्क परमिट धारकों को अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति देने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, ओपन वर्क परमिट विदेशी नागरिकों को कनाडा में किसी भी कंपनी और किसी भी नौकरी में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। ओपन वर्क परमिट धारकों में बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ भारतीयों को मिलने वाला है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के आव्रजन शरणार्थी और एवं नागरिकता मंत्री सियान फ्रासेर ने शुक्रवार को कहा कि आज हम एक घोषणा कर रहे हैं जो कंपनियों के लिए श्रमिकों को ढूंढना और परिवारों के साथ रहने के लिए आसान बना देगा। कामगार जब तक यहाँ है तब तक परिवार के साथ रह सकेंगे। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ पर बदरुद्दीन अजमल के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, अगर आजादी के वक्त गैर हिंदू पाकिस्तान चले जाते तो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सनातन धर्म की वकालत करते हुए बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान को लेकर भड़क गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दे। सनातन धर्म में सदैव प्रेम की पूजा होती रही है और इसी का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। हमारे पूर्वजों ने परिवार की बच्ची के साथ न शादी की और न ये किया। असम के मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि पूर्व में हिंदू गैर कानूनी तरीके से कई पत्नियां रखते थे। उन्होंने असम में एक कार्यक्रम में कहा था कि वो यानी हिंदू 40 साल से पहले गैर कानूनी तरीके
से 2-3 बीवियां रखते थे, 40 साल के बाद उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ रहती है। उनको मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18 से 20 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आजादी के वक्त ही सारे लोग जो गैर हिंदू हैं वो पाकिस्तान चले जाते और यहाँ सनातन को मानने वाले ही रह जाते तो आज बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग हमें गाली ना देते। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जुबान चीन पर नहीं खुल रही है, जहाँ चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया है और मुसलमानों को भी चीन में ये फरमान मानना पड़ा। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर हमें नसीहत दे रहे हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हैं और ये बातें उन्होंने शनिवार यानी 3 दिसंबर को गायत्री यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर कही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस जवाब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और बदरुद्दीन के बयान को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा आप लोग। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पद्म भूषण से सम्मानित हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले भारत मेरा एक हिस्सा। जी हां, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को में उनके करीबी परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने पिचाई को यह पुरस्कार सौंपा और कहा कि उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारतीय प्रतिभा के वैश्विक नवाचार में योगदान की पुष्टि करती है। पिचाई ने भी पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने ब्लॉग में कहा है कि भारत उनका एक हिस्सा है। उन्होंने लिखा, भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा जिसने सीखने और ज्ञान को पोषित किया। माता पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत त्याग किया कि मुझे अपनी रुचियों का पता लगाने का अवसर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी पद्म भूषण मिलने को लेकर दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा सुंदर पिचाई। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंच से ही रोने लगे ओवैसी। बता दें आखिर क्या है माजरा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के लिए प्रचार अभियान शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के नाम पर वोट मांगते दिखाई दिए। शनिवार को जमालपुर में एक सभा को संबोधित करते समय ओवैसी इमोशनल हो गए और मंच से ही रो पड़े। ओवैसी ने खुदा से जीत की दुआ मांगते हुए कहा है कि AIMIM को जिताएं ताकि दोबारा कोई बिल्किस ना बने। ओवैसी की इमोशनल अपील का ये वीडियो भी काफी सामने आया है दोस्तों और वायरल भी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अल्लाह से जिस प्रकार से दोस्तों ओवैसी जीत की दरकार लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जीत इतना आसान है ओवैसी के लिए? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पेटीएम फोन पर जैसे एप्लीकेशन का अगर आप भी करते हैं इस्तेमाल तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCOI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ UPI डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में बाजार के अन्य खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि अधिकांश UPI लेन देन गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के एप्लीकेशन के मार्फत किया जाता है, इसलिए ऐसे नियम बनाने की कोशिशें की जा रही है कि इनके द्वारा होने वाले लेन देन 30% से अधिक ना हो। अगर ये नियम लागू होते हैं तो डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव होंगे। शायद हर महीने लेन देन की संख्या को सीमित करने का भी नियम बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये पेमेंट्स करते वक्त दोस्तों UPI करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों, हम आपको वही जवाब दे देंगे। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।